आज TV9 भारतवर्ष एक बेहद सनसनीखेज खबर के साथ अपने दर्शकों के सामने हाजिर है और ये खबर चीन से आई है, जिसने अपने सीने में ना जाने कितने राज दफन कर रखे हैं। लेकिन कहते हैं कि राज कभी ना कभी बेपर्दा जरूर होते हैं और सच जमाने के सामने जरूर आता है। तो चीन का जो सच हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, उसकी कुछ झलकियां आप इस बिग स्क्रीन पर जरा देखिए। आपके सामने अब एक एक कर तस्वीरें आ रही हैं। अभी आप इसके राज नहीं समझ पाएंगे, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। ये सारी तस्वीरें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के टॉर्चर रूम की हैं। इसी टॉर्चर रूम में आखिर होता क्या है, तफसील से बताएंगे। इसकी असलियत जानकर आप सहम जाएंगे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि ऐसे टॉर्चर रूम पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। इनमें बड़ी बेरहमी के साथ लोगों को तरह तरह से यातनाएं दी जाती हैं। अब सवाल उठता है कि चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगुरों के डिटेंशन सेंटर के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन अचानक से जिनपिंग को पूरे देश में डिटेंशन सेंटर खोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? आज TV9 भारतवर्ष की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से इस राज से पर्दा उठेगा। आपको हम बताएंगे डिटेंशन सेंटर में टॉर्चर के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं और क्यों जिनपिंग को जरूरत पड़ी है देश भर में ऐसे सेंटर्स खोलने की। देखिए TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिनपिंग विरोधी फैक्टर बर्बरता का नया चैप्टर। न जमानत न मुलाकात, बंद कोठरी और सिर्फ टॉर्चर। मौत से भी बदतर जिनपिंग का टॉर्चर रूम। सरकार विरोधी आवाज को दबाने के लिए चीन ने नया फॉर्मूला इजाद किया है। यह फॉर्मूला वहां के राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ बोलने वालों पर लागू होता है। फॉर्मूले का नाम है ल्यूजी। ये एक तरह का डिटेंशन सेंटर है, मगर सिर्फ डिटेंशन सेंटर कहने से बात हल्की हो जाती है, क्योंकि उन डिटेंशन सेंटर में जिस तरह का सलूक लोगों के साथ किया जाता है वो हैरान करने वाला है। ये बातें हवा हवाई नहीं है, बल्कि जिनपिंग के टॉर्चर रूम में 6 महीने बिताकर आए एक शख्स ने वहां के हालात बयां किए। इस शख्स का नाम है चेन जियांगजुन। 57 साल के चेन पहले एक आर्किटेक्ट थे और बाद में चीन के शिनजियांग में एक विभाग में अधिकारी बने। उन्होंने बताया कि 2022 में उन्हें एक झूठे मामले में हिरासत में लिया गया और रिश्वत लेने का झूठा मामला कबूलने के लिए दबाव डाला गया। जब मजबूरी में उन्होंने रिश्वत की बात कबूल कर ली तो फिर उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। ये वही डिटेंशन सेंटर था जिसे ल्यूजी के तहत जिनपिंग ने बनवाया था। इस डिटेंशन सेंटर के एक टॉर्चर रूम में चेन को रखा गया। उस टॉर्चर रूम की एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष के पास है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको उस कमरे की तस्वीर दिखाते हैं। टॉर्चर रूम के बाएं कोने में एक टॉयलेट, बाहर एक फोल्डिंग बेड और चेन के लिए एक छोटा सा कमरा था। 2 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे चेन की निगरानी करते थे। 6 महीने तक चेन को अपने वकील से मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। जिनपिंग के आदेश पर इस कमरे में चेन ने 6 महीने बिताए, मगर वो 6 महीने चेन के लिए मौत से भी बदतर थे, क्योंकि जिस पोजीशन में आप चेन को बैठा हुआ देख रहे हैं, 18 घंटे तक इसी पोजीशन में बैठे रहने का सख्त आदेश था। अगर जरा सी भी पोजीशन बदली तो वहां मौजूद गार्ड्स चेन को टॉर्चर करना शुरू कर देते थे। इन 2 गार्ड्स के अलावा पूछताछ और टॉर्चर करने के लिए एक इंट्रोगेशन ऑफिसर भी आता था, जिसने शुरुआती 3 महीनों में दर्जनों बार चेन का इंट्रोगेशन किया और बाद के 3 महीनों में केवल 3 बार चेन से पूछताछ की गई। इंट्रोगेशन के दौरान चेन पर बेइंतहा जुल्म किया गया। ना तो वक्त पर खाना दिया जाता और ना ही बीमार होने पर दवाई दी जाती। चेन के सामने ऐसे हालात बना दिए गए कि वो खुदकुशी कर लें, मगर 2 सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में चेन उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे।
और ऐसे बर्बर हालात में चेन ने उस टॉर्चर रूम में 6 महीने बिताए। 6 जुलाई 2022 से 3 जनवरी 2023 तक चेन उसी कमरे में बंद रहे। सजा का आलम यह था कि सोते वक्त उन्हें अपने दोनों हाथ कंबल से बाहर रखने के आदेश थे और आधी रात के बाद ही सोने की इजाजत दी जाती थी। उस टॉर्चर रूम की लाइट 24 घंटे ऑन रहती थी और हर हाल में सुबह 6 बजे उठा दिया जाता था, जिसकी वजह से चेन की दिमागी हालत भी बिगड़ती चली गई। चेन ने बताया कि इन 6 महीनों के दौरान उन्होंने कई बार खुदकुशी करने के बारे में सोचा, मगर एक एक टॉर्चर रूम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वहां कैद कोई शख्स चाहकर भी अपनी जान नहीं ले सकता। किसी भी टॉर्चर रूम के अंदर बिजली का तार या सॉकेट नहीं है। पूरा कमरा सॉफ्ट पैडेड है, यानी उसकी फर्श, दीवारें और छत गद्देदार बनाई गई हैं ताकि कोई दीवार से सिर मारकर अपनी जान ना दे सके। टॉर्चर रूम में सीसीटीवी कैमरा, लाइट, पंखा और लाउडस्पीकर लगा है, मगर ये सब डिवाइस इस तरीके से लगाई गई हैं कि कोई इन पर लटक कर अपनी जान देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि बाथरूम का वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट को भी सॉफ्ट पैडेड बनाया गया है। जिसका सीधा मतलब है कि वहां कैद शख्स को मरने नहीं दिया जाता, मगर उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया जाता है। लिवजी व्यवस्था के तहत यह सिर्फ एक डिटेंशन सेंटर के टॉर्चर रूम की कहानी है। खबर है कि चीन में ऐसे 200 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाए जा चुके हैं। चीन ने अपने लिवजी प्रोग्राम की शुरुआत 2017 में की। 2018 में चीन की सरकार ने इस प्रोग्राम के लिए 20 मिलियन युआन यानी करीब 24 करोड़ रुपए का बजट रखा और चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में करीब 77,000 स्क्वायर फीट की जगह मुहैया करवाई। जिनपिंग के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर चलाया गया और नवंबर 2024 तक इस प्रोग्राम के तहत वहां 218 डिटेंशन सेंटर बनाए जा चुके हैं। और इन डिटेंशन सेंटर में अब जिनपिंग के विरोधियों को रखने की तैयारी की जा रही है। चीन में वैसे भी जिनपिंग की सरकार के खिलाफ जुबान खोलने वाले या तो हमेशा के लिए खामोश करवा दिए जाते हैं या फिर वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। मगर अब जिनपिंग ने ऐसा पैदरा निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी अपने विरोधियों पर झूठा केस लगाओ और फिर उन्हें डिटेंशन कैंप भेजो और वहां उनकी हालत ऐसी कर दो कि वो मरने के लिए गिड़गिड़ाएं। मगर तब भी जिनपिंग उनकी जान नहीं लेंगे। वो लिवजी वाले टॉर्चर रूम से अपने विरोधियों को आजाद कर देंगे और वहां से निकलकर वो शख्स एक मानसिक रोगी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। 2 साल पहले तक चीन की सरकार इस तरह के अत्याचार उइगर मुसलमानों पर करती थी। 2022 में शिनजियांग पुलिस फाइल्स दुनिया के सामने आई थी, जिसने चीन के अत्याचार की कहानी पूरी दुनिया को बताई थी। उस रिपोर्ट में चीन के अलग अलग डिटेंशन सेंटर में 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को कैद करने की बात कही गई थी, जिसके बाद चीन ने अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की, मगर वहां की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी। कैदियों को जंजीरों से बांधा जाता था। डिटेंशन सेंटर के वॉच टावर्स पर स्नाइपर तैनात रहते थे। अगर किसी ने वहां से भागने की कोशिश की तो सीधे गोली मार दी जाती थी। महिलाओं का रेप तो उन डिटेंशन सेंटर में आम बात थी। उन दस्तावेज और तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मगर अब लिवजी प्रोग्राम के बारे में जो ताजा रिपोर्ट है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। 200 से ज्यादा सेंटर तैयार हैं। उनमें कई टॉर्चर रूम जिनपिंग के विरोधियों से भरे हुए हैं और बाकी की काल कोठरियां उन लोगों का इंतजार कर रही हैं जो चीन की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की फिराक में हैं। अपने विरोध में शी जिनपिंग एक भी आवाज को चीन में गूंजने नहीं देंगे। अगर वो आवाज हलक से बाहर निकली तो फिर आवाज उठाने वाला शख्स खुद को जिनपिंग के टॉर्चर रूम के अंदर पाएगा। ऐसा टॉर्चर रूम जहां जिंदगी मौत से भी बदतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब चीन से आई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है और उसके टारगेट पर अमेरिका है, लेकिन चीन चिंता की बात ये भारत के लिए भी है। ऐसी खबरें हैं कि चीन ने 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर लिया है और उसका परीक्षण भी हो चुका है। अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में चीन का लंबे वक्त से तनाव चल रहा है, जबकि LAC पर वो भारत को भी आंख दिखाने की कोशिश करता है।
इसी कड़ी में उसने 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना लिया है। लेकिन चीन का ये अदृश्य हथियार कितना खतरनाक है, या फिर चीन का क्या ये लड़ाकू विमान कागजी शेर है? इसका जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट से समझिए। ड्रैगन का नया हथियार, अमेरिका कितना तैयार? चीन का 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट, यूएस को चीन का चेकमेट। अदृश्य वेपन की उड़ान, नई जंग का ऐलान। चीन की मीडिया में एक रहस्यमयी लड़ाकू विमान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ड्रैगन का दावा है कि उसका 6ठी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, एक ऐसा विमान जो किसी भी रडार की पकड़ से बच सकता है और दुश्मन को भनक लगे बिना उसकी नाक के नीचे हमला कर सकता है। चीनी मीडिया में इसे ड्रैगन का अदृश्य हथियार कहा जा रहा है। मौजूदा वक्त में दुनिया के किसी भी देश के पास 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट नहीं है। खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के पास भी नहीं। यानी इस रेस में चीन अमेरिका से आगे निकल गया है। इस लड़ाकू विमान की तस्वीरें जारी करते हुए चीन ने दावा किया कि ये उसका 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से लैस है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन का एवियोनिक्स सिस्टम लगा है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण में मदद मिलेगी। वही ये फाइटर जेट हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने की ताकत भी रखता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में चीन का यह वेपन जंग के मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का दावा कर रहा है, वो भविष्य में होने वाली जंग की सूरत को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि उस तकनीक के इस्तेमाल से युद्ध केवल ताकत से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि डेटा और सूचना की रफ्तार पर आधारित होगा। जीत का रास्ता इस बात से तय होगा कि कौन कितनी जल्दी सही और सटीक जानकारी हासिल कर पाता है। चीन के इस पूरे प्रोग्राम का मकसद सुपर पावर अमेरिका को चेतावनी देना है। ताइवान और गुआम बेस समेत कई मसलों पर अमेरिका ही चीन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगा है। उसका 6ठी पीढ़ी का यह फाइटर जेट भी उसी दिशा में एक अगला कदम है। हालांकि अमेरिका फिलहाल अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहा है, मगर सैन्य ताकत के मुकाबले वो चीन से पीछे नहीं है। अमेरिका के पास 5वीं पीढ़ी के F-35 और F-22 लड़ाकू विमानों की पूरी फ्लीट है। ये फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक, तेज रफ्तार और अत्याधुनिक तकनीक की बदौलत अभी तक दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। हालांकि चीन अपने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर जिस तरह के दावे कर रहा है, वो अमेरिका के लिए चिंता की बात है। यहाँ पर चिंता का विषय भारत के लिए भी है, क्योंकि LAC से लगने वाले भारत के कुछ इलाकों पर चीन अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से उसे अभी तक अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं मिली, मगर अपनी सैन्य ताकत के दम पर वो भारत के सामने चुनौती खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चीन से निपटने के लिए हमारी तैयारी किस स्तर पर है। मौजूदा वक्त में भारत के हवाई बेड़े में
राफेल और सुखोई 30 घातक लड़ाकू विमान हैं। राफेल फाइटर जेट 25,000 किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ान भर सकता है और ऐसी आधुनिक तकनीक से लैस है जो दुश्मन को पलक झपकते नेस्तनाबूद कर सकता है। वही सुखोई 30 ट्विन इंजन वाला ऐसा फाइटर जेट है जो हवा में ही फ्यूल भर सकता है। यानी जंग के हालात में उसे रीफ्यूलिंग के लिए अपने बेस पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीन चाहे कितना भी दिखावा कर ले, भारत की वायुसेना बहुत ज्यादा ताकतवर है। राफेल, सुखोई 30 और तेजस जैसे आधुनिक विमान दुश्मनों को हर मोर्चे पर मात देने का दम रखते हैं। एक सबसे अहम बात यह कि चीन ने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट की तस्वीरें तो साझा की, मगर उसका नाम अभी तक नहीं बताया, जिसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका और भारत पर दबाव डालने की रणनीति के तहत चीन महज दिखावे के लिए इन तस्वीरों को रिलीज कर रहा है। मतलब सरल शब्दों में कहें तो हो सकता है कि चीन के 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट का प्रोग्राम फिलहाल कागजों तक सीमित हो और वह अपना दबदबा कायम करने के लिए इस तरह की तस्वीरें जारी कर रहा है। इस तरह की चालबाजी चीन की पुरानी आदत है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वास्तव में चीन का अदृश्य हथियार अपने मिशन पर निकल चुका है या फिर ये महज कागजी शेर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन से अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां इन दिनों बॉर्डर पर संकट मंडरा रहा है और ये बॉर्डर अफगानिस्तान का है, जिसे दुनिया डुरन लाइन के नाम से भी जानती है। वहां इन दिनों तालिबान पाकिस्तान की सेना के लिए सिरदर्द बन चुका है और तालिबान के हजारों लड़ाके पाकिस्तान की सेना पर काल बनकर टूटे हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान की भी खबरें हैं। वहां अभी कैसे तालिबान ने पाकिस्तान के होश उड़ा रखे हैं। दुनिया में तीसरा युद्ध पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भड़कने का डर क्यों बढ़ गया है, इस रिपोर्ट से समझिए। रात के अंधेरे में यह भीषण लड़ाई डूरन लाइन पर छिड़ी थी। अफगान तालिबान के हजारों लड़ाकों ने पाकिस्तान में घुसकर असीम मुनीर की फौज में खलबली मचा दी। पाकिस्तानी वायुसेना की एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबानी लड़ाकों ने इस कदर गोलीबारी की, रॉकेट लॉन्चर और तोपों से इतने हमले किए कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ कई लाशें बिछा दी। पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों से ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान के सैनिकों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आने वाले ऊपरी कुर्रम जिले में कई पाकिस्तानी सीमा चौकियों को टारगेट किया। इस दौरान भोजगढ़ी, माथा संगत, कोट राघा और तारी मेंगल इलाकों में बनी चौकियों पर गोलियां दागी, कई चौकियों को अपने कब्जे में ले लिए। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी इस जवाबी हमले की पुष्टि की। हालांकि किन इलाकों में हमले किए गए, मंत्रालय ने इसका खुलासा नहीं किया। जवाब में इतना जरूर कहा कि उसकी फौज ने पाकिस्तान के विरुद्ध हाइपोथेटिकल लाइन के उस पार अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने डूरन लाइन को हाइपोथेटिकल लाइन इसलिए कहा क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खींची गई इस सीमा का शुरू से विरोध करता रहा है। वो यहां के बड़े इलाके को अपना बताता है। खैर, पाकिस्तान सेना को जहां तक नुकसान की बात है, तो तालिबान समर्थक मीडिया आउटलेट हुर्रियत डेली न्यूज ने मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया है कि अफगान तालिबान के इस नए हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, कई गंभीर रूप से जख्मी हैं, जबकि भीषण लड़ाई में 3 अफगान भी मारे गए हैं। तालिबान पाकिस्तान में सीधी गोलाबारी वाले वीडियो के अलावा बॉर्डर से पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर हमले का 10 सेकंड का ये वीडियो भी खूब वायरल है।
जिसमें तालिबानी लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से इस सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की तरफ घुसपैठ करके पाकिस्तान सेना की जड़ें हिलाने वाले तालिबानियों के भी कई वीडियो वायरल हैं, जिन्हें देखकर पाकिस्तान में दहशत है। अल्लाहु अकबर, तकबीर, 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 तहरीक तालिबान। अफगान तालिबान लड़ाकों के इन हमलों के बाद इस्लामाबाद में खलबली मची है। खबरें हैं कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हाई लेवल मीटिंग की है। उधर पाकिस्तान सेना के आर्मी जनरल असीम मुनीर ने सेना की भी एक बड़ी बैठक ली है, जिसमें आगे की जवाबी तैयारियों पर चर्चा की गई है। पाकिस्तान में इस बात पर बहस तेज है कि अफगानिस्तान को आगे कैसे जवाब देना है या फिर संघर्ष विराम के लिए बीच का कोई रास्ता निकालना है। पाकिस्तान में अभी इस विषय पर लंबी बहस जारी है, लेकिन आवाम में कैसी डिबेट चल रही है, वहां के लोग इस लड़ाई पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये आवाजें भी सुनना जरूरी है। पाकिस्तान की जनता में गुस्सा लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और सेना अपनी जनता की तंग हाली पर ध्यान न देकर तालिबान से जंग में उलझ रही है। आतंक के खिलाफ एक्शन के नाम पर अपनी ही बर्बादी की कहानी लिख रही है। बर्बादी की कहानी इसलिए क्योंकि 24 दिसंबर को पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए, ये आंकड़े तो सामने नहीं आए, लेकिन अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान के हमले में 46 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे और महिलाएं ज्यादा थी। अफगान तालिबान तभी से आग बबूला है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ही उसके 15,000 लड़ाके टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ डूरंड लाइन पर जमा हो चुके हैं, पाकिस्तान से आर पार की जंग लड़ने के फुल मूड में। अब पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए मुश्किल ये है कि उसके सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। पाकिस्तान अगर खुद से शांति की पहल करता है तो दुनिया की नजर में इसे अफगानिस्तान जैसे बेहद कम ताकतवर मुल्क के सामने सरेंडर माना जाएगा, और अगर लड़ाई को आगे बढ़ाता है, इस हमले का फिर से जवाब देता है, तो उसे घर में ही भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। और घर की बगावत का अंजाम क्या होता है, ये सीरिया जैसे देश के वर्तमान हालात को देखकर समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 공항 담장 가스가 폭발했다고 합니다. साल 2024 का ये सबसे विचलित करने वाला विमान हादसा है। पूरा वीडियो 15 सेकंड का है और दक्षिण कोरिया में मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से दुनिया भर में वायरल है। दक्षिण कोरिया में मुआन शहर राजधानी सियोल से 288 किलोमीटर दूर है। वहां पर कोरियाई बजट एयरलाइंस जेजू एयर का ये बोइंग बैंकॉक से वापस देश लौट रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त ही भीषण हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में कुल 181 लोग सवार थे। 181 लोगों में दक्षिण कोरिया के 173 लोग थे। थाईलैंड के 2 नागरिकों के अलावा चालक दल के 6 लोग भी सवार थे, लेकिन हादसे में इनमें से 179 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि जलते मलबे से गंभीर रूप से जख्मी 2 लोग बचाए गए। उनका इलाज इस वक्त मुआन के अस्पताल में चल रहा है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा वो भी लैंडिंग के समय ही कैसे हो गया। तो शुरुआती जांच में फिलहाल इससे जुड़ी हुई एक मजबूत थ्योरी सामने आई है। ये थ्योरी विमान के पक्षियों से टकरा जाने को लेकर है। समाचार एजेंसी योनहोप के हवाले से ऐसी आशंका जताई जा रही है। योनहोप के अलावा मुआन में स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे हुए इस हादसे के बाद अग्निशमन विभाग ने भी आशंका जताई है कि पक्षी के टकराने और खराब मौसम की वजह से ही इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। दक्षिण कोरिया के एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने जानकारी दी है कि जिस समय विमान रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसी समय हवाई अड्डे के पास पक्षियों के होने की चेतावनी दी थी और विमान को हवा में रहने का निर्देश दिया था। लेकिन कहा जा रहा है कि इसी संदेश के ठीक 2 मिनट बाद ही पायलट ने मेडे यानी इमरजेंसी की चेतावनी दी
जिसके बाद एटीसी की ओर से विमान को उल्टी तरफ से लैंड करने की परमिशन मिली थी। ये थ्योरी जानने के बाद अब विमान हादसे के वीडियो पर फिर से नजर डालनी चाहिए। 15 सेकंड का वही वीडियो जिसे देखकर पूरी दुनिया दहशत में है। विमान जब रनवे पर तेजी से दौड़ रहा था तब बिना पहियों यानी कि बिना लैंडिंग गियर के ही लैंड करने की कोशिश कर रहा था और लैंडिंग के समय रनवे से फिसलकर दीवार से जा टकराया था। इसके बाद उसका सामने का हिस्सा आग की लपटों में घिर गया और पीछे वाले हिस्से के कई टुकड़े हो गए। तो सवाल ये है कि क्या विमान के लैंडिंग गियर में कोई तकनीकी खामी थी जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। इस एंगल से भी विमान हादसे की जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच विमान के मेन पायलट के बारे में भी एक सूचना सामने आई है। ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार विमान का हेड पायलट काफी अनुभवी था। वो साल 2019 से ये सेवाएं दे रहा था और उसके पास विमान उड़ाने का 9,800 घंटों का अनुभव था। यानी मुआन एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा जरूर हुआ था जो इतने अनुभवी पायलट के कंट्रोल से भी बाहर का मामला था और फिर नतीजे में ये दर्दनाक मंजर देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब वीडियो कनाडा का आपके सामने है। यहाँ के हैलिफैक्स हवाई अड्डे पर विमान हादसा हुआ है। टूटे लैंडिंग गियर के साथ ही विमान की लैंडिंग कराई गई और विमान की लैंडिंग गियर में आग लगी साफ नजर आ रही है। लैंडिंग के दौरान यात्रियों में हड़कंप मच गया। कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। हालांकि दक्षिण कोरिया जैसी तबाही यहाँ नहीं है। नॉर्वे के ओस्लो में सैनिफजोर एयरपोर्ट अड्डे पर भी हादसा कैसे टला, ये देखिए। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे के सेफ जोन से बाहर आ गया था और रनवे के किनारे घास वाली पट्टी के करीब ये पहुंच गया था। इसके बाद सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हम आपको ये भी बताते हैं कि पक्षियों का विमान से टकराना कितना खतरनाक होता है और इससे आर्थिक नुकसान भी कितने बड़े पैमाने पर होता है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि पक्षियों के विमान से टकराने को तकनीकी भाषा में आखिर कहते क्या हैं। विमान से पक्षी के टकराने को बर्ड स्ट्राइक कहा जाता है। इसके अलावा बर्ड हिट या फिर बर्ड एयरक्राफ्ट स्ट्राइक हैजर्ड भी कहा जाता है। इससे जुड़ी ज़्यादातर घटनाएं तब होती हैं जब कोई पक्षी अचानक से विंड स्क्रीन से टकरा जाता है या फिर जेट विमान के इंजन में फंस जाता है। अकेले अमेरिका में ही सालाना 13,000 से ज़्यादा बर्ड हिट के मामले होते हैं। हालांकि इसमें नागरिक विमानों से जुड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के मामले कम हैं। आर्थिक नुकसान की यहाँ पर बात करें तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि दुनिया भर में हर साल विमान कंपनीज को बर्ड हिट के कारण ही 7,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान होता है। अब आगे बढ़ेंगे, बात गाजा और इजराइल युद्ध की। गाजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल अब भले ही ये ठप हो चुका है, लेकिन इजराइल ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हॉस्पिटल का स्टाफ भी अब IDF की हिरासत में है। इजराइल का दावा तो यह है कि ये सभी हमास तड़ाकों से जुड़े थे। वहीं हॉस्पिटल का हमास का हेडक्वार्टर बना था। हालांकि हमास ने इन सभी दावों का खंडन कर दिया है। गाजा में मौजूद कमाल अदवान अस्पताल, जहां बीते 1.5 साल में हजारों लोगों का इलाज हुआ, मासूम बच्चों की जिंदगी बचाई गई। वो अस्पताल अब जंग की भेंट चढ़ चुका है। सत्ताईस दिसंबर के दिन इजराइल ने कमाल अदवान अस्पताल के आसपास एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद 28 दिसंबर को ग्राउंड फोर्स ने अस्पताल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इजराइल ने अस्पताल के डायरेक्टर हस्साम अबू साफिया को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अस्पताल से 240 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। इनमें मरीजों के परिजन और अस्पताल कर्मचारी शामिल हैं। जर्जर इमारतें, मलबे का ढेर और इजरायली टैंकों की नोक पर डर के साए में गुजरते ये लोग हैं। ये तस्वीरें गाजा के बेत लाहिया की हैं और इन लोगों को बेत लाहिया में मौजूद कमाल अदवान अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। दावा है कि इजराइल सभी लोगों को किसी अज्ञात जगह पर लेकर गया है। इजराइल का दावा है कि कमाल अदवान अस्पताल में हमास का हेडक्वार्टर था।
अस्पताल के डायरेक्टर हुस्साम अबू साफिया हमास के लिए काम कर रहे थे। वहीं 240 लोग भी हमास से जुड़े हैं। इसमें 15 लड़ाके 17 अक्टूबर के हमले में भी शामिल थे। इसके अलावा इजराइल ने अस्पताल में बम और हथियार बरामद करने की बात कही है। एक तरफ इजराइल जहां अस्पताल में हमास का हेडक्वार्टर होने की बात कर रहा है, वहीं फिलिस्तीनी अथॉरिटी इसे इजराइल का षड्यंत्र बता रही है। वहीं इजराइल के इस कदम के बाद हमास ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से गुहार लगाई है। हमास ने संयुक्त राष्ट्र से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। इंटरनेशनल एजेंसियों को गाजा आने के लिए कहा है ताकि इजराइल का झूठ दुनिया के सामने आ सके। कमाल अदवान बेत लाहिया में चल रहा आखिरी अस्पताल था। स्टाफ नहीं होने से यह अस्पताल भी ठप हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली सैनिक डिटेन किए गए लोगों को कहां लेकर गए हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब जरा बात मौसम के बदलते रुख बदले मिजाज की कर लेते हैं। आपने बर्फबारी के बहुत से वीडियो ज़रूर देखे होंगे और शायद आपका भी मन होगा कि मौसम में बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पहाड़ों पर चला जाए। मगर उससे पहले हमारी ज़रा ये रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा और इसे देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मौसम पहाड़ों पर सैर करने का है भी या नहीं। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ये बर्फबारी कुछ लोगों के आनंद का जरिया बन जाती है तो कुछ लोगों के लिए मुसीबतों का पैगाम लाती है। सबसे पहले आपको कश्मीर लिए चलते हैं, जहां गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल झील के किनारे बर्फबारी से वहां के कारोबारी भी खुश नजर आए और सैलानियों की तो जैसे मुराद पूरी हो गई। पर्यटक है वो शाम को और ख़ासतौर पर दिन भर लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा रहता है इस फुटब्रिज का। तो चारों तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इस तरफ आप देख सकते हैं तमाम हाउस बोट्स और ये पूरी सफ़ेद बर्फ़ की चादर जो है वो अब शहर श्रीनगर को लिपटना शुरू कर चुकी है। ये देखिए आप तमाम जो लोग हैं बर्फ़ का आनंद लेते हुए। मगर ये वो लोग हैं जिनकी मुराद इस मौसम में पूरी नहीं हो पाई। अपने घरों से ये लोग भी मौसम के बदले मिजाज का लुत्फ लेने निकले थे, मगर रास्ते में प्लान चेंज हो गया। प्लान इन्होंने नहीं बदला बल्कि उसी बर्फबारी ने बदला जिसके लिए ये घर से निकले थे। तस्वीरें हिमाचल के मनाली की हैं, जहां सोलांग नाला के पास बर्फबारी की वजह से ऐसा ट्रैफिक जाम हुआ कि कई घंटों तक गाड़ियां जस की तस खड़ी रही। अब लोगों की मजबूरी समझिए, घंटों तक गाड़ी में बैठे कैसे और बाहर निकले तो बर्फबारी के बाद की हाड़ कांपाने वाली ठंड से बचे कैसे। लिहाजा लोगों ने पूरी रात भूखे प्यासे अपनी गाड़ियों में बिताई, इस उम्मीद में कि या तो जाम खुले या कहीं से एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए। मगर जम्मू कश्मीर हाईवे पर फंसे लोगों की तरह मनाली में फंसे सैलानी खुशनसीब नहीं रहे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी बर्फबारी के बाद कई गाड़ियां फंस गईं। सर्द मौसम में लोगों के पास खुद को गाड़ी में ही कैद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस मददगार बनकर आई और लोगों को गर्मा गर्म चाय पिलाई। इतना ही नहीं, जिन लोगों की गाड़ियां बर्फ में फंसी थी उन्हें निकालने में भी पुलिस ने मदद की। ये है कश्मीर घाटी की गुरेज वैली, वहां के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक। बर्फबारी के बाद गुरेज घाटी कुछ ज्यादा ही निखर जाती है, मगर कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस मौसम में गुरेज के साथ भी ये बात लागू होती है। वहां 2 फीट तक बर्फ गिरी तो सब कुछ थम सा गया। लोग अपने घरों में कैद हो गए। अब चाहे जो हो जाए, घर से बाहर नहीं निकल सकते। प्रशासन उनकी मजबूरी को समझता है, इसलिए तुरंत बर्फ हटाने वाली मशीनों को काम पर लगाया गया। हालांकि अभी इन मशीनों को लंबी मशक्कत करनी है, क्योंकि गुरेज में बर्फबारी का दौर काफी लंबा चलता है और लोग बमुश्किल अपने रोजमर्रा के काम कर पाते हैं। अब जरा कश्मीर से निकल जम्मू के डोडा का रुख करते हैं। बर्फ वहां भी गिरी और मुसीबत बनकर ही गिरी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बर्फबारी की वजह से वहां एक एम्बुलेंस फंस गई। सोचिए, अगर मरीज को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है तो कुछ इमरजेंसी ही होगी।
मगर कुदरत ने वहां सड़कों पर सफेद आफत का ऐसा ब्रेक लगाया कि कुछ देर तक वो एम्बुलेंस एक ही जगह पर सायरन बजाती रह गई। बहरहाल इस वक्त उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य सफेद चादर से ढके हुए हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे। पहाड़ों में हुई इस बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी शीतलहर शुरू हो गई है। बेहतर होगा कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो बर्फबारी वाले पहाड़ी इलाकों की यात्रा से इस मौसम में बचा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।